चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे हो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें बताता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे हो, उसे कैसे डिस्क्लोज करें, उसकी क्या वैल्यू हो, ये बताता है। तो शेयर्स, डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटी जो भी हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड में है, मींस हम ब्रोकर है, हम सेल परचेज करते हैं अगर इन सब चीजों का, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये तो स्टॉक होता है। तो ये AS13 में नहीं आएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंट्री पर, तो वहां पर आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उस पर अप्लाई नहीं होगा अगर आप इसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रख रहे हैं, मतलब इसे सेल परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाउ एवर द मैनर इन विच दे आर अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्वाइट सिमिलर टू द एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये कह रखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट की तरीके से लगभग वो शो होते हैं, बट उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई हो जाता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है। Accordingly, the provision of the standard to the extent they are related to current investments are also applicable to share debenture other security held as stock in trade with suitable modification as specified in the standard। तो हम ये कह रखे हैं कि चलो अगर मान लिया आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट है और अगर शेयर डिवेंचर वगैरह आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है तो भी ये अप्लाई कर देंगे टू द एक्सटेंट इज एप्लीकेबल, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बेसिकली देखा जाए तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर बेस्ड है। वैल्यूएशन कैसे करें, उसको हम कैसे बनाते हैं, तो परचेज प्राइस वो सब होता है। तो अगर आपको याद हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बेसिकली ये था कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस। तो ये भी करंट इन्वेस्टमेंट पे भी यही होता है कि जो भी हमारा अमाउंट है, जो मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट है, जो भी कम है उसी पर वैल्यू उसको भी करते हैं और जो डिफरेंस है उसे P&L में ट्रांसफर भी करते हैं। तो लगभग सेम ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई नहीं होगा? ये अप्लाई नहीं होगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर है। तो रिवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का सब्जेक्ट रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये हमें उस बारे में नहीं बताएगा। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बताएगा, रीजन कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर होता है, अकाउंटिंग फॉर लीज पर। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर अप्लाई नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, इन सब पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक इन ट्रेड है, अगर एज ए इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, जितना हमारा करंट इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। तो बैंक वगैरह पर अप्लाई नहीं होगा, है ना। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल पर अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बैंक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट वो एक्विजिशन कॉस्ट लेस एमोटाइज्ड अमाउंट पर लिखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल को मार्क टू मार्केट करते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को वीकली इंटरवल पर मार्केट रेट के हिसाब से वैल्यू करते हैं, और जो भी डिफरेंस होता है लाइक डेप्रिसिएशन उसे P&L में डाल देते हैं, रिवेन्यू से चार्ज कर देते हैं। तो हमें बताना है कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से पॉलिसी है। देखिए आपके कोर्स में अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग नहीं है, अब इवन किसी भी उसमें नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, बट 8-10 साल पहले ये अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग अकाउंटिंग 8-10 साल पहले नहीं, सॉरी 2-3 साल पहले तक, जब तक सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में अकाउंटिंग हम पढ़ते थे, तो वहां पर बैंकिंग कंपनी का एक अलग चैप्टर होता था, और वहां पर ये होता था कि बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और जो सबको लिखा है ये एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है,
बट ये यहाँ पर लिखा है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से ठीक है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ऐसी बातें नहीं करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से तो सही नहीं है, बट बैंक के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो ये अपने हिसाब से कर रहा है बैंक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्योंकि अप्लाई ही नहीं होता है, तो इन सब के बारे में हमारे लिए बात करना ही गलत है कि जो ये कर रहा है ठीक कर रहा है या नहीं। तो ठीक ही है, क्योंकि AS 13 बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और बैंक के लिए वो उसके आपने तो नहीं पढ़े, लेकिन ये सारी चीजें बैंक के हिसाब से सही लिखी हुई है। अब कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर यूज होती हैं, तो उसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी एसेट है जो एंटरप्राइज रखती है अपने पास इनकम को अर्न करने के लिए। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, या FD पैसा कहीं लगाते हैं, तो वो क्यों कमाते हैं, कि आपको क्यों लगाते हैं कि डिविडेंड मिल जाए। मतलब आपने शेयर खरीदे डिविडेंड के लिए, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया या किसी को लोन दिया इंटरेस्ट के लिए, हमने बिल्डिंग खरीदी, वहां से आप क्या कमाएंगे, रेंट। तो ये सारी चीजें किसके लिए है, इन सब चीजों के लिए, या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कई बार हम शेयर्स खरीदते हैं, उसके डिविडेंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए ये हम चाहते हैं। जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन के लिए हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं। और फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज, असेट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हमारा पैसा कमाई करने के लिए हम, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बीच में हम कई बार यूज करेंगे फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन ए नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। मतलब एक समझदार इंसान जो कोई चीज खरीदना चाहता है, एक समझदार इंसान जो कोई चीज बेचना चाहता है, और दोनों आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं है और अच्छा मोल भाव करके जो सामान बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, तो उस वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलते हैं। अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी हमें एविडेंस देती है फेयर वैल्यू का, क्योंकि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के आसपास ही होती है, कोई जमीन आसमान का इसमें फर्क नहीं होता है। मार्केट वैल्यू क्या है, जो ओपन मार्केट में हम लोग सेल परचेज करते हैं किसी चीज को, उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में हम पैसा लगाते हैं और उसका इस्तेमाल खुद नहीं करके उसे किराए पे देना चाहते हैं, या उसे ऐसे ही रखना चाहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दो ही तरीके से है, लॉन्ग टर्म एंड करंट इन्वेस्टमेंट। आपने देखा था बैंक में उन्होंने अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट करी थी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, है ना, और रेडी फॉर सेल वगैरह, ऐसे अलग अलग टाइप की थी। लेकिन यहां पर नहीं है ऐसी, यहां पर लॉन्ग टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है, जो ये एक साल से लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहते हैं, और ऐसा खरीदते समय इनके मन में है। ऐसा नहीं है कि इसको एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं रखा जा सकता है, इसको एक साल से ज्यादा समय के लिए रखा जा सकता है, बट जब हम खरीद रहे हैं तो हमारे मन में ये विचार है कि हम एक साल से कम पीरियड के लिए रखेंगे, और जब बैलेंस शीट डेट आएगी तब और अगले एक साल के अंदर अंदर हम बेचना चाहते हैं इसको, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब एक साल से लंबे पीरियड के लिए आप इसे रखना चाहते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा फिर हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर्स में, डिवेंचर में है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, या अदर है। तो हमें चार कैटेगरी में कायदे से इसे क्लासिफाई करना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अलग लिखें, शेयर डिवेंचर को अलग लिखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया उसे अलग लिखें, और कोई और अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट है तो उसको अलग से आप बताएं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे आएगी, तो जो आप
इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो याद करिए, जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो जब तक हम उसको यूज करने लायक नहीं होते उसकी सारी कॉस्ट, उस पर सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ऐसी जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो उस पर ब्रोकरेज फीस, ड्यूटी वगैरह सब उसकी कॉस्ट में जुड़ जाती है। जैसे एक्स ने 200 लाख रुपए मतलब 2 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया है, इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का ब्रोकरेज दिया है, तो जो इन कॉस्ट है हमारी वो 201 लाख रुपए होगी। 1 लाख रुपए की कॉस्ट एक्विजिशन के समय जो है वो भी उसकी कॉस्ट में ही जुड़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट को अगर हमने शेयर इशू करके या कोई और सिक्योरिटी इशू करके खरीदा है तो क्या होगा। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी और हमने अपने शेयर या डिबेंचर दे दिए, तो अगर इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर रहा है by the issue of share or other security, the acquisition cost is the fair value of the security issued। तो जो हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी हमारी है, तो हम उसकी सही वैल्यू ज्यादा सही आराम से सही तरीके से पता लगा सकते हैं। तो जो हम सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं उसकी जो फेयर वैल्यू है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, हमने अपनी सिक्योरिटी इशू करी, उसकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख है, तो 1 करोड़ 90 लाख लेना चाहिए। ये कह रहे हैं हम जो असेट दे रहे हैं की फेयर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर, तो ये हमारे पास असेट दे रहे हैं, मतलब हम पिछला तो था हमने कोई शेयर दिए हैं या हमने कोई डिवेंचर इशू करे। अब ये है कि हमने कोई एसेट दी है, अपनी एसेट दी है पुरानी। तो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, जो भी ज्यादा एविडेंट है क्लियरली, जो ज्यादा अच्छी तरीके से हमें वैल्यू बता। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी क्योंकि एसेट पुरानी है, पुरानी एसेट की रेडी मार्केट ऐसे जनरली होती नहीं है। तो अगर आप पुरानी कोई एसेट देकर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसकी रेडी मार्केट है, तो जो ज्यादा अच्छी वैल्यू हमें आराम से बताएगा उसको हम ले लेंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड और जो रेंटल मिलते हैं वो हमारी इनकम होती है, और इनकम को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं जनरली, तो वो सब P&L में इनकम के तौर पे जाएगी। अब ये क्या क्या रखा है इसको अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए, जैसे डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड डेट होती है। जनरली साल हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो अगर इंटरेस्ट मिलने की डेट दो है, एक है 30 सितंबर और एक है 31 मार्च, ये दो हैं डेट। तो इसमें क्या रहता है, कंपनी ये नहीं देखती है कि बीच में कब कितने दिन किसके पास ये शेयर्स डिवेंचर रहे। कंपनी क्या करती है कि 30 सितंबर को जो उनके हिसाब से ओनर है उसे 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। ऐसी 31 मार्च को उनकी रिकॉर्ड में जो ओनर है उसे 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाए। अब सपोज आपने 1 सितंबर को मार्केट से किसी इंसान से डिबेंचर खरीदे, तो वो इंसान आपसे एक तो डिबेंचर के पैसे मांगेगा, दूसरा 5 महीने से उसके पास ये डिबेंचर है, वो 5 महीने का इंटरेस्ट भी मांगेगा आपसे। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद 30 सितंबर को हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा कंपनी से। तो अब मान लिया ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिवेंचर बेचे, तो मिस्टर ए के पास 5 महीने के लिए डिवेंचर थे, बट उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर बी को, क्योंकि 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा और उस दिन जो ओनर है उसको मिलेगा। तो मिस्टर ए मिस्टर बी से क्या कहेंगे, भैया 5 महीने का इंटरेस्ट भी दो हमें, क्योंकि 1 महीने बाद आपको मिल जाएगा। मान लिया 15 सितंबर को, आधे महीने बाद ही मिस्टर ए बी ने इसको मिस्टर सी को सेल आउट कर दिया।
अब सारा का सारा इंटरेस्ट मिस्टर सी को मिलेगा 30 सितंबर में। तो मिस्टर बी क्या कहेंगे, मिस्टर सी से मिस्टर बी कहेंगे मुझे 5.5 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि 5 महीने का इंटरेस्ट तो मैंने मिस्टर ए को दे दिया था और 15 दिन से आधे महीने से मेरे पास है, तो मुझे 5.5 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। और जाहिर सी बात है मिस्टर सी को 15 सितंबर को ये एसेट आई है और 30 सितंबर तक रहेगी आधा महीना, तो उनकी इनकम आधे महीने की, उन्हें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 5.5 महीने का इंटरेस्ट उन्होंने बी को दे दिया, तो इसका मतलब आधे महीने की उनकी इनकम होगी। तो ये ऐसे सिलसिला चलता है। तो इसके लिए लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए लिखा है कि अगर हमने कोई भी अनपेड इंटरेस्ट बिफोर एक्विजिशन डेट, अगर वो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। अब देखो हमने क्या एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जब डिवेंचर बेचे तो 5 महीने का वो इंटरेस्ट ले लेगा, तो मिस्टर बी कायदे से उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इसमें लिखा गलती से अगर इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दिया है तो बाद में जब वो इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी है ही नहीं, वो तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस है। लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा जनरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड की एक फिक्स्ड डेट जनरली नहीं होती है। अब मान लिया आपने 1 अगस्त को 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे। अब देखो शेयर्स में क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड देती है साल खत्म होने के बाद, और पिछले साल का डिविडेंड अगले साल देती है, ऐसा चलता रहता है। कंपनी ने सपोज 20 अगस्त को डिविडेंड दिया 2,000 रुपए का, और वो 1 अगस्त 2024 को मान लिया आपने खरीदा है, और ये जो डिविडेंड दिया है ये 2023-24 का मतलब पिछले साल का है। तो कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड अब दिया। अब आप ये सोचो डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर का प्राइस मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। इसका मतलब जब आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीदे थे उस समय आपको मालूम तो नहीं था बाद में डिविडेंड मिलेगा, बट डिविडेंड का पैसा भी तो दिया होगा ना, 50,000 रुपए में इंक्लूड होगा, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है। तो 50,000 में बाय डिफॉल्ट ये डिविडेंड भी इंक्लूड था। अब जब हमें डिविडेंड मिलेगा पिछले पीरियड का, इसे पिछले साल का, तो इसे बोलते हैं प्री पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट या डिविडेंड, मतलब जिस दिन हमने खरीदा है कोई शेयर या डिवेंचर, उस दिन से पहले का जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो प्री पीरियड का होता है। तो वो तो शेयर के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि देखो डिवेंचर के केस में क्या होता है, हमें मालूम होता है इतना इंटरेस्ट है, हम उसी समय इंटरेस्ट को अलग से लिख लेते हैं। लेकिन शेयर के केस में हमें ये नहीं मालूम कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं। तो जब हमें पता चला कि प्री पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है और वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड। ये पोस्ट पीरियड का होता है, जिस दिन हमने शेयर खरीदे उस दिन के बाद के पीरियड का डिविडेंड है, और ये प्री पीरियड का है। प्री पीरियड का डिविडेंड जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया होगा, अब हम इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट में ही क्रेडिट करेंगे। हम इसके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी बातचीत आराम से समझ में आ जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी क्वेश्चंस है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए, और ना केवल जो मैंने अभी इसमें AS13 में क्वेश्चन दिए, इसके अलावा भी मेरे पास, क्योंकि पहले अलग चैप्टर होता था, ये अलग से भी मेरे पास काफी क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा, मैं दे दूँ। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया है क्या होता है। डिविडेंड जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर्स पर मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। राइट शेयर्स हम कैपिटल गेन में भी पढ़ चुके हैं। राइट शेयर का मतलब होता है कंपनी जब शेयर नए इशू करती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहती है कि आप शेयर खरीद लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। तो कंपनी आपसे कहती है, मान लिया आप शेयर होल्डर है, कंपनी आपसे कहेगी कि शेयर खरीदने हैं तो खरीद लो, तो आपका राइट है। कंपनी को कहना ही पड़ेगा आपसे कि भैया आपको खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका राइट है। जैसे वोटिंग करने का राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपने वोट नहीं दिया तो घर से उठाकर नहीं ले जाएंगे आपको, वोट डालो, आपका राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसे ही राइट शेयर
ऑब्लिगेशन नहीं है आपका, आपकी मर्जी है तो खरीद लो, नहीं मर्जी है तो मत खरीदो। लेकिन कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है कि कंपनी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहेगी कि राइट शेयर खरीद लीजिए, पहले शेयर हम इशू करें, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं खरीदेंगे तब ये पब्लिक को इशू करें। तो राइट शेयर आपको पता चला क्या होता है ना। अब हमें क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है। जैसे ही कोई हम इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो उसमें जितने भी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए हमारे खर्चे हुए हैं वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, अगर हमने कोई सिक्योरिटी इशू करी है तो उस सिक्योरिटी इशू करने की फेयर वैल्यू लेंगे, अगर कोई एसेट दिया है तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर हमने एसेट की वैल्यू जो दी है वो ज्यादा एविडेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करी है उसकी वैल्यू ज्यादा एविडेंट है तो उसको ले लेंगे। अगर हमने कोई राइट शेयर खरीदे हैं तो उसके खरीदने के लिए जो पैसा दे रहे हैं उसे ऐड हो जाएगा। लेस क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अगर ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट में डेबिट किया है तो हटाना पड़ेगा, प्री पीरियड का डिविडेंड अगर हमने डेबिट किया है तो हटाना पड़ेगा। अगर हमने कम राइट बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर, इसको अभी हम तसल्ली से विस्तार से देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कई बार कम राइट का मतलब होता है कंपनी ने ऑफर दिया, राइट इशू का ऑफर दिया कि आप शेयर खरीद लो। कंपनी जो राइट ऑफर करती है वो सस्ते में करती है। कैसे, मान लिया फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की है 800 रुपए और कंपनी ने राइट इशू किया 600 रुपए का, तो सस्ते में इशू करती है, 800 वाला शेयर 600 में, तो अब आपका 200 रुपए पर शेयर का हिसाब से फायदा हो रहा है, सस्ता शेयर मिल रहा है। अगर आप ये वाला राइट मार्केट में बेच देते हैं, ये बताया था ना सेल ऑफ राइट, आपने खुद शेयर नहीं खरीदे, मार्केट में बेच दिया और उससे जो पैसा मिला, अगर आपकी यहां प्राइस कम हो रही है ना, तो सेल ऑफ राइट जनरली तो हम क्या करते हैं, P&L में डाल देते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग क्या है वो हम क्वेश्चन के साथ में डिटेल में समझेंगे, तो ये हम डिटेल में समझने वाले। अब बैलेंस शीट डेट पर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट, या तो हमारी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो हम बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट या रियलाइजेबल वैल्यू, जितने में वो बिकेगी उन दोनों में से जो भी कम है उस पर वैल्यू करते हैं, जैसे हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं उसी तरीके से। तो यहां पर वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पर नहीं कर सकते हम लोग। याद करिए, हम लोगों ने शायद पढ़ रखा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन फाउंडेशन में भी, फीफो लीफो मेथड से, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था असाइनमेंट में, यहाँ कह रखा था कि ग्लोबल है या ग्लोबल नहीं, या तो इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग करें। AS2 में भी हमने करा था, अलग अलग करें या तो हर आइटम को या फिर एक ग्रुप की आइटम को क्लब करके कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। ज्यादा अच्छा है एक एक आइटम को अलग अलग वैल्यू करें। और कोई भी अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम P&L अकाउंट में डाल देंगे। बाद में फ्यूचर में अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है कॉस्ट तक तो उसे P&L में डालेंगे, और उससे ऊपर बढ़ती है तो उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ा था, लॉस हुआ तो P&L में डाल दिया, प्रॉफिट हुआ तो जितना लॉस था उतना P&L में, और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को मना कर रहा है, ये कह रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व कराने बनाने की जरूरत नहीं है, एसेट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है करंट इन्वेस्टमेंट के केस में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जनरली हम कॉस्ट पे ही लिखते हैं, यहाँ हम वो नहीं करते, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, वो काम हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट को अलग अलग हिसाब लगाते हैं, लेकिन अगर किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है और अदर देन टेम्परेरी, मतलब परमानेंट वैल्यू डाउन हो रही है, टेम्परेरी नहीं है, तो अगर परमानेंट वैल्यू डाउन हो रही है तो उसे P&L अकाउंट में डाल देंगे। कहने का सेंस ये है, आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म खरीदी 5 साल के लिए 1 लाख की, आज वैल्यू हुई 98,000, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कल को 1-2 साल में उसकी वैल्यू 90,000 हो गई और विच इज परमानेंट, को नुकसान हुआ कंपनी को जिस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हुई है और लग रहा है कि ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं आराम से, तो फिर आप उस लॉस को P&L में डाल सकते हैं। नॉर्मल फ्लक्चुएशन है तो नहीं डालेंगे।
ठीक है। अब क्या एग्जांपल है, डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी डिक्लाइन है तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। परमानेंट डिक्लाइन है, अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन है, तो उसे हम पीएनएल में डालेंगे। तो उसका एग्जांपल बता रहे हैं कि व्हाट इज टेम्परेरी अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन, मतलब जिसको आपने पीएनएल में डालना है। कंपनी इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड इज मेकिंग कैश ऑपरेटिंग लॉसेस विच हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ नेटवर्क। जो कंपनी, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसे नुकसान हो रहा है लगातार, और बार बार नुकसान हो रहा है और वैल्यू डाउन हो रही है, फिर तो ये परमानेंट नुकसान ही है ना। न्यू रेगुलेशन आई है जिससे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी या रेगुलेशन नई आई है जिससे इस कंपनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो फिर तो भैया वो परमानेंट ही है, क्योंकि कंपनी नॉर्म्स आए हैं, रेगुलेशन आए हैं, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ कोटेड प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा वैल्यू डाउन हो गई है, 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 50,000 की रह गई है, 40,000 की रह गई है, फिर तो ये परमानेंट ही है, इतना कम टेम्परेरी नहीं होता है। तो जो कैरिंग अमाउंट है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट की, ये लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू करते हैं और उसे पीएनएल में डाल देते हैं, और वैल्यूशन हम ज्यादा अच्छा इंडिविजुअल बेसिस पर करें, ग्लोबल बेसिस पर ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जनरली हम एट कॉस्ट पर दिखाते हैं, बट अगर वो परमानेंट जो डिक्लाइन टेम्परेरी नहीं है तो उसे हम कम कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो वैल्यूएशन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की करते हैं अलग अलग, तो हम ऐसा नहीं करते टोटल मार के एक साथ कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए की कॉस्ट है। पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी मई 2021 में बता रहे हैं कि कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं जिस वजह से मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है और 20,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 2 लाख में खरीदा है, कैश लॉसेस है, अब इसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो 1,80,000 का नुकसान हमें बुक कर देना चाहिए और पीएनएल अकाउंट में डाल देना चाहिए। ठीक है ना। तो fall in the value investment has been considered and condition existing on the balance sheet date, और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन हमें बना कर देना चाहिए, अदर देन टेम्परेरी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैरिंग अमाउंट को 20,000 कर देना चाहिए और 1,80,000 का नुकसान पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक्स लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है 6 करोड़ रुपए की, जो इन्होंने 50% इक्विटी शेयर वाई लिमिटेड के खरीदे हैं। नहीं 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 सॉरी, वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदे हैं 6 करोड़ के, जिसमें से आधे लॉन्ग टर्म और आधे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे। रिलायजेबल वैल्यू है 200 लाख, खरीदे हैं 600 लाख में, हो गई 200 लाख, क्योंकि इन्हें कॉपीराइट का एक नुकसान हुआ है। और ये जो परमानेंट ये वैल्यू है टेम्परेरी नहीं है, रिडक्शन मतलब लगभग परमानेंट रिडक्शन है। तो अगर ये टेम्परेरी रिडक्शन होती तो केवल करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करते, अदर देन टेम्परेरी रिडक्शन है तो ना केवल करंट इन्वेस्टमेंट बल्कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी कम कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू कम कर देंगे हम। तो लॉन्ग टर्म की 300 लाख की कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म की 300 लाख की कॉस्ट है, और अब हम इसकी वैल्यू देखें तो दोनों की ही वैल्यू हम डाउन कर देंगे। तो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट 200 हो गई है, तो 100 लाख करंट और 100 लाख लॉन्ग टर्म। तो AS 13 कहता है कि करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन तो लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू करनी चाहिए, तो करंट इन्वेस्टमेंट को तो कर ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, है ना। ये तो टेम्परेरी जो है वो तो कर ही देंगे, ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को यूजुअली हम कॉस्ट पर दिखाते हैं, लेकिन अगर डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी है तो उसे भी हम कम कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लॉस ऑफ कॉपीराइट हमारा जो है वो रिड्यूस कर रहा है, और ये जो है लगातार टेम्परेरी नहीं है, तो हमें इसे भी कम करना पड़ेगा 200 लाख से, और इसे 100 लाख पर दिखाना पड़ेगा,
और इस 200 लाख की रिडक्शन को हमें P&L अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट करंट और लॉन्ग टर्म दोनों को ही हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बी लिमिटेड ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो करंट इन्वेस्टमेंट है, और अलग अलग हमारे पास कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू बता रखी है, तो हमें बताना है कि इसे किस वैल्यू पर दिखाना चाहिए। तो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें जो भी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और कंपेयर वैल्यू दिखाना चाहिए। तो वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट है 10 लाख और 9 लाख, विच एवर इज लेस। तो कितना दिखाना चाहिए? 9 लाख, 3 लाख, जो भी कम है, 480 और 7 लाख 10,000। अब ये नहीं कह सकते टोटल दोनों का सेम है तो फिर तो ठीक है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट दोनों सेम है, आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको इंडिविजुअल वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल क्या रहा है? क्या रहा है टोटल? 23,90,000। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हो रही है इन कंपेयर टू कॉस्ट। ये P&L अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन 23,90,000 होगी, ना कि 24,90,000। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट हम लैंड और बिल्डिंग और दोनों में करते हैं, और वो यूज करने के लिए नहीं बल्कि उसको किराए पर देने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हम खरीदते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट मॉडल एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 TP। उसमें जो कॉस्ट मॉडल था, क्या क्या उसकी कॉस्ट में लेना चाहिए, वो सब हम ध्यान रखेंगे। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3, सी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए। इन्होंने 1 लाख शेयर खरीदे हैं, 10 रुपए का एक है डी लिमिटेड में। दोनों सेम मैनेजमेंट में है, मतलब दोनों कंपनी एक जैसी सी है, दोनों सेम मैनेजमेंट में है। ठीक है, बोथ द कंपनी आर अंडर द सेम मैनेजमेंट। एट प्रेजेंट शेयर ऑफ डी लिमिटेड आर बीइंग ट्रेडेड है 4.5। खरीदे कितने के हिसाब से? 10। मार्केट में वैल्यू क्या हो गई है? मतलब 10 लाख वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 4.5 लाख रह गई। मैनेजमेंट इज स्टिल शोइंग द इन्वेस्टमेंट एट 10 लाख। उन्होंने 4.5 लाख की वैल्यूएशन नहीं करी है, अभी भी 10 लाख दिखा रही, और ये कह रहे हैं कि जो डिक्रीज हो रही है वो इमेजिनरी लॉस है, और क्योंकि बिकॉज सी लिमिटेड इज गोइंग टू सेल द शेयर एनीवे। तो इन्होंने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज स्टिल शोइंग द इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट एट 10 लाख, और ये कह रहे हैं डिक्रीज मार्केट वैल्यू इमेजिनरी है। कमेंट ऑन द कंटेंशन इफ डू नॉट एग्री गिव द राइट ट्रीटमेंट। तो देखो सीधी सी बात है, हम लोग ये बात करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है, दोनों ही सिचुएशन में हमारा अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ बिकॉज सी लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू सेल, पता है हुआ क्या है? सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, दोनों सेम मैनेजमेंट में। होता क्या है, एक दूसरी कंपनी से रिलेटेड होते हैं तो उसके शेयर खरीदते हैं तो लंबे समय तक रखते हैं, उसे जनरली हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखते। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब 10 लाख रुपए लगाए और वैल्यू रह गई 4.5 लाख, और सी लिमिटेड से कहा भैया ये 4.5 लाख की बजाय तुम 10 लाख पे क्यों दिखा रहे हो? सी लिमिटेड कह रही है हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ा है और वहां लिखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखाओ, तो कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, हमने कौन सा बेचने हैं शेयर्स। इनका लॉजिक गलत है, क्योंकि ये लग रहा है कि ये टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं है। 10 लाख से 4.5 लाख रह गई, मोर देन 50% वैल्यू डाउन हो गई, ये टेम्परेरी नहीं हो सकती।
तो इन्हें क्या करना चाहिए, प्रोविजन फॉर लॉस बनाना चाहिए। अगर फ्यूचर में वापस से वैल्यू बढ़ गई तो रिवर्स करा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये कहें जी हम तो लॉस कॉस्ट पे दिखाएंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपको बेचना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी ये कहता है कि अगर रिडक्शन हो रहा है अदर देन परमानेंट, मतलब अदर देन टेम्परेरी, सॉरी अदर देन टेम्परेरी मतलब परमानेंट वैल्यू डाउन हो रही है तो आपको वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी। तो अगर ये अदर देन टेम्परेरी है तो वैल्यू डाउन करनी चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ई और एफ दोनों ही लिस्टेड कंपनी है। फेयर वैल्यू हमें बता रखी है दोनों कंपनी की 100 रुपए और 10 रुपए। ई लिमिटेड का 100 रुपए, एफ लिमिटेड का 10 रुपए का शेयर का प्राइस है। ई लिमिटेड ने 20,000 शेयर एफ के खरीद लिए हैं और ई और एफ दो हैं। एफ के जो शेयर्स हैं इनकी वैल्यू है 10 रुपए, इनके शेयर्स हैं इनकी वैल्यू है 100 रुपए। एफ के शेयर्स इन्होंने लिए हैं, इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एफ लिमिटेड 20,000 शेयर खरीदे हैं इन्होंने। और 20,000 शेयर को खरीदने के लिए कैश नहीं दे रहे हैं, इन्होंने क्या करा है, इसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने 1000 इक्विटी शेयर्स अपने इशू करे। तो 20,000 शेयर खरीदे हैं और उसके लिए कैश नहीं दिया, अपने 1000 शेयर दे दी। तो ये 100 और 10 रुपए फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू दे रखी है हमें, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 250 और 12 रुपए है। इसका मार्केट वैल्यू क्या है, 250 रुपए, और इसका मार्केट वैल्यू क्या है, 12 रुपए। तो फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ ई लिमिटेड। ई लिमिटेड ने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, कितने में लिखना चाहिए। अगर 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है इसे खरीदने में, और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो कितना वैल्यू होगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म है करंट इन्वेस्टमेंट है तो कितना वैल्यू होगा। अब देखो यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने शेयर्स या सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो जो अपने शेयर या सिक्योरिटी इशू करते हैं वो वाला प्राइस उसकी वैल्यू पर लिखना चाहिए। तो हमने जो इशू करा है वो क्या इशू करा है, हमने क्या कर दिया है, 1,000 शेयर 250 रुपए के। तो इसकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 2,50,000। तो 2,50,000 जो हम अपनी हम क्या दे रहे हैं, अपनी शेयर्स दे रहे हैं उसकी वैल्यू को ही कॉस्ट माना जाना चाहिए, प्लस 5,000 का खर्चा भी हो रहा है। तो क्या होगा, 2,00,000। तो अगर ये लॉन्ग टर्म है, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये कितने का होगा, 2,55,000। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म है मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट कितनी है, 2,55,000। हमें शेयर कितने मिले हैं, 20,000। इसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपए बोल रखा है ना, 12 रुपए का है मार्केट वैल्यू। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 2,40,000। तो दोनों में से कम क्या है, तो अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो हमें इसको कितने पे लिखना चाहिए, बैलेंस शीट डेट पर। फाइंड आउट हमसे पूछा क्या है, हमसे ये नहीं पूछा कि बताओ इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो 255 ही है। हमसे पूछा है फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट पर हम क्या वैल्यू दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट डेट पर हम क्या वैल्यू दिखाएंगे, 2,40,000 अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट है,
और 2,55,000 अगर ये लॉन्ग टर्म है। आसन में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, जी लिमिटेड ने कुछ साल पहले 1000 शेयर खरीदे थे एच लिमिटेड के 28 पे। इस साल इन्हें ऑफर हुए राइट शेयर 5 के बदले में 3, 45 रुपए के हिसाब से। हमें कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट में बताना है। ये तो कुछ साल पहले लिया है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म है। तो हमें बताना है फाइंड आउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। राइट इशू इज सब्सक्राइब बाय जी लिमिटेड इन फुल। इन्होंने राइट शेयर खरीद लिए हैं, तो हमें बताना है कि कितने में इन्हें वैल्यू करना होगा, कैरिंग अमाउंट कितने में ये दिखाई देगी। तो अगर फर्स्ट केस राइट शेयर्स एक्वायर्ड, तो इनके पास शेयर हैं कितने? पुराने 1000 शेयर है, 28 रुपए का एक है, तो 28,000 तो वो कॉस्ट है और कॉस्ट पे ही चलेगा। वो तो वैल्यू तो बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है। वैल्यू बढ़ रही है तो हम तो कॉस्ट पे दिखाते हैं, ज्यादा तो कभी करते ही नहीं। ये है ओरिजिनल। और राइट कितना मिला इन्हें? 600 शेयर का राइट मिला है। और 600 शेयर के लिए ये 45 रुपए के हिसाब से कंपनी को दे रहे हैं, तो कितना पैसा दिया होगा? 600 इंटू 45, 27,000 रुपीज इसकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। टोटल 55,000। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट केस कि भाई हम इसे कितने पे दिखाएंगे। सेकंड केस, राइट एंटाइटलमेंट इज सोल्ड बाय जी लिमिटेड 10 रुपीज के हिसाब से इन्होंने सोल्ड कर। ओरिजिनल 28 रुपए, 28,000 का तो है ही, और इसे क्या बोलते हैं? सेल ऑफ राइट। 600 शेयर का राइट 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 6,000 रुपए इन्हें मिल गए। ये 6,000 रुपए कहां करेंगे? P&L अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट है, P&L अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल। कैपिटल गेन में भी तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते थे हम इनकम टैक्स में। बोल रखा है आधे खरीद लिए, आधा राइट बेच दिया, आधे शेयर खरीद लिए। थर्ड केस में ओरिजिनल 28,000 के हैं, वो तो 28,000 के ही रहेंगे। राइट 600 की बजाय 300 खरीदे इन्होंने, 13,500 के। तो ये 41,500 रुपीज की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। और जो सेल ऑफ राइट है 300 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए के बेचेंगे, वो P&L अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है आपको। आगे बढ़े, फिर ये बात भी क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो जितने की कॉस्ट है उतने पे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई लिमिटेड ने एक्वायर करे हैं 1000 शेयर्स जे लिमिटेड के 30,000 में। इन करंट ईयर जे लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर 50 टू 1:2, मतलब 2 के बदले में 1, 500 शेयर का राइट इशू आ गया इनके पास। कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर व 60 रुपए का शेयर का प्राइस था, और इन्होंने मार्केट से और शेयर भी खरीद लिए, 1000 शेयर और खरीद लिए मार्केट से कम राइट बेसिस। तो 1000 शेयर 60 के हिसाब से 60,000 के और खरीद लिए। पुराने शेयर 1000 है 30,000 के, 1000 शेयर पुराने 30,000 के, 30 रुपए का एक शेयर है। अब राइट इशू होने, ऑफर होने के बाद उन्होंने 60 के हिसाब से नए शेयर और खरीद लिए। देयर आफ्टर उन्होंने 25% अपना राइट एंटाइटलमेंट, मतलब जितने शेयर उनको मिल सकते थे वो उन्होंने राइट एंटाइटलमेंट बेच दिया, और बाकी का
खुद ही सब्सक्राइब कर लिया है, तो हमें बताना है ईयर एंड में क्या होगा। तो देखो इनके पास एक तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 30,000 रुपए के, उनके साथ तो कोई छेड़ाखानी होगी नहीं क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करा, उसमें कुछ भी नहीं करा। दूसरी बात, इन्होंने न्यू शेयर्स खरीदे एक 1,000 न्यू शेयर खरीदे इन्होंने 60 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 रुपए इनका क्या है, उनकी भी कॉस्टिंग है, ठीक है। तो 90,000 हो गया, ठीक है। अब ये शेयर महंगे क्यों हैं? ये शेयर महंगे इसलिए हैं क्योंकि राइट ऑफर होने के बाद में इन्होंने ये शेयर खरीदे। अब आपको एक बात बता दूं, मैंने उस समय कहा था जब आएगा बताऊंगा, सेल ऑफ राइट नॉर्मली हम इसे P&L के क्रेडिट में डाल देते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डाला 6,000 रुपए भी, 3,000 भी, 2 बार अलग अलग सिचुएशन में। बट if shares were acquired on कम राइट बेसिस, अगर हमने शेयर खरीदे कम राइट बेसिस पर, तो महंगे शेयर खरीदे होंगे या नहीं? तो ये जो प्राइस है ये महंगा है, इसमें हमारा राइट का जो फायदा है वो भी इंक्लूड है। अगर हमने शेयर एक्वायर किया कम राइट बेसिस पर, तो सेल ऑफ राइट विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो सेल ऑफ राइट है उससे हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन होगी। बट यहां पर भी एक बात है, टू द एक्सटेंट रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है? अब देखो हमने 10 रुपए के हिसाब से राइट बेच दिया, अगर हमने 10 रुपए के हिसाब से राइट बेच दिया, पैसा आया। हम कह रहे हैं कि क्योंकि हमने राइट कम राइट बेसिस पे शेयर खरीदे थे, तो सेल ऑफ राइट हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दें, क्योंकि हमने महंगे शेयर खरीदे थे, अब शेयर का प्राइस डाउन होगा राइट के बाद, तो हम माइनस कर दें। लेकिन मान लिया राइट के बाद शेयर का प्राइस डाउन ही ना हो, कम क्यों कम करेंगे, या डाउन हो तो उतना डाउन ना हो जितना सेल ऑफ राइट है। 10 रुपए में बिक रहा है, मान लिया मार्केट प्राइस 2 रुपए डाउन हुआ, तो 2 रुपए ही हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट माइनस करेंगे, 8 रुपए P&L में डालेंगे। और अगर वैल्यू डाउन ही नहीं हो रही है तो हम P&L में पूरा का पूरा डालेंगे। तो मैं वो आगे क्वेश्चन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने कम राइट पर शेयर्स परचेज करे, 60 रुपए का एक शेयर खरीदा, मैं दिया। फिर आपने क्या करा, सेल ऑफ राइट 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया। मान लिया एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट होता है राइट इशू के बाद, मान लेते हैं एक्स राइट प्राइस 50 रुपए हो गया, आपने खरीदा कितने का था, 60 का। शेयर का प्राइस कितना हो गया, 50 तक, तो शेयर का प्राइस डाउन हो गया ना, तो आप सेल ऑफ राइट को कहां डालोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालकर उसको कम कर दोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कर दोगे। लेकिन अगर एक्स राइट प्राइस 56 रुपए हुआ, तो 4 रुपए तो कम हुआ है, तो इस 10 रुपए में से 4 रुपए इन्वेस्टमेंट में डालोगे और 6 रुपए कहां डालोगे, P&L, क्योंकि केवल 4 रुपए ही कम हुआ है।
तो आपका 4 रुपए का पैसा, इसका मतलब 4 रुपए तो आपके पास जो आए हैं इन्वेस्टमेंट के वापस आ गए, 6 रुपए और आए हैं, प्रॉफिट है। अगर ये है और अगर प्राइस 65 हो गया तो शेयर का प्राइस तो कम ही नहीं हुआ, तो आप इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर ही नहीं सकते, सारा का सारा प्रॉफिट है पीएनएल में डालेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमने पहले 30,000 के शेयर खरीदे, फिर हमने 60,000 के खरीदे और टोटल हमारे पास 90,000 के शेयर्स हो गए। ठीक है, अब राइट एंटाइटलमेंट है हमारे पास 2 के बदले में 1 शेयर। 500 शेयर ये वाले इसके बदले में मिलेंगे, 500 शेयर इसके बदले में, है ना। तो हम 1000 शेयर राइट है, 1000 राइट है हमारे पास। राइट कितना हमारे पास? 1000। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि तो अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि इनके पास जो 1000 शेयर आए, इसमें से इन्होंने 25% का राइट सेल कर दिया और 75% एक्वायर कर लिया। तो जो 75% एक्वायर करे, तो इसका मतलब इन्होंने 750 राइट शेयर खरीद लिए ना। तो 750 राइट शेयर खरीदे और 1 शेयर राइट कितने का मिल रहा है? 50 रुपए का। तो कितने के शेयर खरीद लिए इन्होंने? 37,500। तो टोटल मिलाकर 127,500 हो गए, है ना। अब जो 25% मतलब 250 शेयर का राइट सेल करा इन्होंने, है ना। अब 10 रुपए के हिसाब से बेचा इन्होंने, तो कितना हो गया? 2500। अब देखो, अब अगर आप ये कहें कि देखो हमने तो ये अभी राइट शेयर खरीदे थे 500 का, इन 500 में से हमने 250 का राइट सेल कर दिया है, अगर ऐसा कहते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और 2,500 रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस हो। अगर आप कहते हैं जी हमने तो इसमें से बेचा है, तो सारा का सारा पीएनएल में चला जाएगा। वैसे कायदे से अगर हम कहें एवरेज है, एवरेज मतलब आपके पास 500 शेयर का राइट एंटाइटलमेंट दोनों में था, तो आपने 25% राइट एंटाइटलमेंट सेल करा है, तो हम ये मानते हैं इसका भी 25% और इसका भी 25% आपने सेल कर दिया, तो इसके भी 125 शेयर और इसके भी 125 शेयर का राइट सेल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी एंट्री 2500 रुपए जो मिले हैं 1250 पीएनएल में जाने चाहिए और 1250 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होनी चाहिए। तो तीनों ही ठीक है, नोट डालकर आप एज्यूम कर सकते हैं, इतनी गहराई में ना जाएं, पर हम सीधा कहें कि भैया 25% है जो 500 शेयर से कमी है 250 शेयर, तो कम राइट खरीदे थे तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें सेल ऑफ राइट 250 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए कम हो गए, 1,25,000 रुपए हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की। इतना हमारा ये सारी डिटेल है जो मैंने आपको अच्छे से बताई और समझाने की कोशिश की। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करेंगे, बेचेंगे, तो उसमें क्या होगा? तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो बेचने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना, ठीक है। अगर हमने कोई हिस्सा बेचा है इन्वेस्टमेंट का, मतलब हमारे पास हमने 2-3 बार खरीदे थे, एक बार 500 शेयर खरीदे, एक बार 700 शेयर खरीदे, एक बार 200 शेयर खरीदे, अब हमने 600 शेयर बेचे, तो 500 ये वाले 100 ये वाले, अगर हम फीफो मेथड माने,
लीफो माने तो 200 ये वाले, 400 ये वाले। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है, जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा ही बेचा है तो हमें एवरेज मेथड को फॉलो करना है। एवरेज मेथड, तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा मेथड, एवरेज मेथड। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक disposed of is determined by applying an appropriate cost formula। आपके पास अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है, आप फीफो भी लगा सकते हो, एवरेज मेथड भी लगा सकते हो। तो अगर आपके पास एज ए स्टॉक है तो आप फीफो और एवरेज मेथड दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि AS2 दोनों ही अलाउ करता है। बट अगर वो एज ए इन्वेस्टमेंट है तो आपको एवरेज ही लगाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। के लिमिटेड ने 5000 शेयर खरीदे हैं, 80 रुपए के हिसाब से ब्रोकरेज दिया है। फिर 3000 शेयर खरीदे हैं, 90 रुपए के हिसाब से ब्रोकरेज दिया है। उसके बाद बोनस शेयर मिले हैं और उसके बाद इन्होंने कुछ शेयर बेच दिए हैं। तो हमें बताना है 7000 शेयर जो बेचे हैं बोनस इशू से पहले तो क्या होगा, और अगर 7000 शेयर बेचे हैं बोनस इशू के बाद तो क्या होगा, और ये भी बताना प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो हमारे पास कुछ शेयर्स हैं, हमने बोनस से पहले बेचे हैं नहीं, तो क्या होगा। सबसे पहले 5000 शेयर्स हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 7000 शेयर जो हमने बेचे हैं बोनस से पहले बेच दिए, तो 5000 शेयर हम लोगों ने 80 रुपए के हिसाब से, इसके हिसाब से 80 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। तो कितने के हो गए ये, 4 लाख रुपए के हो गए। ठीक है, ब्रोकरेज है 3% प्लस ब्रोकरेज 3%। ब्रोकरेज कितना हो गया, 4 लाख का 3% 12,000, 4,12,000 के हो गए ये। फिर उसके बाद आपने 3,000 शेयर्स और खरीदे 90 रुपए के हिसाब से, 2,70,000 रुपए के। इस पे भी 3% का ब्रोकरेज है, तो कितना हो गया है 5100, 81, 2,78,100 हो गया है ना। टोटल करते हैं तो कितने का हो गई टोटल कॉस्ट, 6,90,100 रुपए की हमारी टोटल कॉस्ट होगी। बोनस शेयर मिलने से पहले हमने इसमें से 7,000 शेयर सेल कर दिए, तो माइनस कॉस्ट ऑफ 7,000 शेयर्स। एवरेज मेथड लगेगा। एवरेज मेथड क्या कहता है, 6,90,100 रुपए की जो कॉस्ट है वो 8,000 शेयर की है, तो 7,000 की क्या कॉस्ट, ये एवरेज मेथड बोल। एवरेज मेथड का मतलब सारी कॉस्ट जोड़ो, टोटल शेयर से डिवाइड करो इनटू जितने शेयर आपने बेचे। कॉस्ट कितनी आई, 3,03,838। तो बचे हुए शेयर की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, बचे हुए शेयर की कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 86,262। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालते हैं। 7,000 इंटू, अच्छा अभी हमने ये हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,000 शेयर्स है ना।
अब बोनस शेयर मिलेंगे हमें, बोनस शेयर्स भी तो मिलेंगे। अब बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे हमें, कितने मिलने हैं बोनस, 4 के बदले में 1। तो हमारे पास 1000 शेयर है, 4 के बदले में 1, तो कितने मिलेंगे, 250 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन बोनस शेयर फ्री फंड के होते हैं, उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो कैरिंग अमाउंट जो आएगी हमारी 1250 शेयर की आएगी, 86,260, 1250 शेयर। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 7000 शेयर 70 रुपए के हिसाब से बेचे हमने, तो कितने के बेचे, 4,90,000 के। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम शेयर खरीदते हैं तो ब्रोकरेज उसमें जुड़ जाती है, जब हम शेयर बेचते हैं तो ब्रोकरेज खर्चा होता है वो माइनस हो जाता है। तो -3% ब्रोकरेज इसमें बोल रखा है, खर्चा वही है जो पहले था। तो 4,90,000 का 3% कितना होता है, 14,700। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना हो गया, और कॉस्ट कितनी है, ये है कॉस्ट। अब ये भी ये निकाली, ये कॉस्ट है हमारी 6,03,838। तो लॉस हो गया ये, तो हमें कितने का लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। पहले ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई टेंशन है। चलिए बात करते हैं, अगर अगर ये जो शेयर्स हैं हमने 7,000 शेयर बेचे हैं, बोनस इशू के बाद बेचे हों तो क्या होगा। सेकंड पार्ट, तो आपके पास पहले 4,12,000 के शेयर आ जाएंगे, ये सेम ही होगा। फिर आपने 3,000 शेयर और खरीद लिए, ये भी सेम ही होगा, है ना। ये कितने शेयर्स हैं आपके पास, 5,000। ये कितने शेयर्स हैं, 3,000। इसके बाद आपके पास बोनस शेयर्स भी आ गए, लेकिन बोनस शेयर्स अब ज्यादा आएंगे आपके पास, क्योंकि आपने बेचे नहीं है अभी शेयर। तो आपके पास कितने शेयर हैं, 8,000। तो आपको 4 के बदले में 1 बोनस शेयर मिल रहा है, तो 2,000 बोनस शेयर मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट नील होगी। तो अब आपके पास 10,000 शेयर हो गए, जिसकी कॉस्ट आपकी वही है 6,90,100। अब आपने बेचे हैं 7,000 शेयर, तो माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ 7,000 इक्विटी शेयर्स। इसका 70% निकालना क्या होता है, ये ऐसी आएगा 6 लाख, वही तरीका जो पहले निकाला था, डिवाइड बाय जितने शेयर है इंटू 7,000, कितना 70। और आपके पास जो बचे हुए शेयर हैं वो है 2,000, और इनकी कैरिंग अमाउंट कितने आ रही है, 2,07,030 रुपए। कितने शेयर, 3,000 शेयर बचेंगे, 3,000 शेयर हमारे पास बच गए। अब हम पता लगाते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, तो सेलिंग प्राइस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, सेलिंग प्राइस है नेट 475,300, ये निकाल चुके हैं हम, देखो ये निकाल चुके हैं, है ना। तो 475,300 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट है हमारी 483,70, लॉस हमारा 7,000, ये लॉस हो गया। तो लॉस हमारा काफी कम दिखाई दे रहा है, जो पिछली बार हमारा 1,28,000 का लॉस था, वो केवल 7,770 का लॉस है। ये क्यों है, क्योंकि बोनस शेयर पहले मिल चुके हैं, उसकी कॉस्ट 0 होती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो उसने एवरेज कॉस्ट सबकी कम कर दी, और सबकी कम करने की वजह से हमारा प्रॉफिट लॉस अलग अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों टाइप की बातें थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हम
लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो याद करो लॉन्ग टर्म को हम कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं, कॉस्ट पर। उसे अगर हम करंट पे करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पर दिखा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये ध्यान रखिए कि अगर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसे करंट इन्वेस्टमेंट बनाने जा रहे हैं तो जो भी हमारी कॉस्ट होगी या कैरिंग अमाउंट होगी उन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर दिखाएंगे। एग्जांपल देकर बताता हूं, मान लेते हैं हमारी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए। वैसे तो याद करिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम जनरली कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, बट जब उसको हम टेम्परेरी से अलग, अदर देन टेम्परेरी परमानेंट डिक्लाइन होता है तो हम कॉस्ट से कई बार कम भी कर देते हैं। मान लेते हैं हमने 80,000 रुपए उसको कर दिया था तो 80,000 पर दिखा दें। मान लिया कम नहीं कर रहा, 1,00,000 की कॉस्ट थी, 1,00,000 पे ही है तो 1,00,000 पे ही आ जाएगा। अब दूसरा है कि अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं तो याद करिए करंट को हम किस पे रोजाना हर बार क्या करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है ना, तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू मतलब वही जो भी कम है तो वही हम करेंगे, लेकिन उस वैल्यू पर उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13. Decide and state on the amount of based on the following. पोर्शन है करंट इन्वेस्टमेंट जो 20 लाख में खरीदा था, तो करंट इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट क्या है 20 लाख, इसे लॉन्ग टर्म बनाना है। करंट इन्वेस्टमेंट को क्या बनाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और कंपनी ने डिसाइड किया है इसे लंबे समय के लिए रखेंगे, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या है 20 लाख रुपए, तो हम जब करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मानते हैं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू जो भी कम है उस पर दिखाते हैं। तो कितने पर दिखाएंगे, 20 लाख, तो 20 लाख पे दिखा देंगे। सेकंड पॉइंट है कि हमारी जो कॉस्ट है वो है 15 लाख, मार्केट वैल्यू है 6.5 लाख, तो जो भी कम है 6.5 लाख रुपए हमारी जाएगी और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और बाकी का लॉस P&L अकाउंट में 8.5 लाख का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अब हमें करंट इन्वेस्टमेंट मानना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या मानना है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमें दे रखी है 18 लाख, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट 12 लाख है, तो हमने लॉन्ग टर्म से करंट इन्वेस्टमेंट में बोला था कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो भी कम हो, तो दोनों में से कम क्या है 12 लाख, तो 12 लाख रुपए में हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे। ये हमें दे रखा है। देखिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना, वो कौन सी होती है, रेडी मार्केटेबल होती है और 12 महीने से कम पीरियड के लिए रहती है। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, जो 12 महीने से लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं हम। कॉस्ट में हम क्या करते हैं, परचेज प्राइस प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट जस्ट लाइक ब्रोकरेज वगैरह। अगर हमने कोई इशू करा है शेयर्स या अदर एसेट तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो भी कम होती है बट इंडिविजुअली लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पर बट परमानेंट डाइल्यूट हो रही है वैल्यू तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे, जो भी लॉस है P&L में ट्रांसफर करेंगे। सेल करते हुए कोई भी लॉस है P&L में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट है तो वो भी P&L में ट्रांसफर होगा, और एवरेज मेथड हम लगाएंगे। अगर हम रिक्लासिफिकेशन करेंगे लॉन्ग टर्म से करंट में तो वैल्यू ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो भी कम है, करंट से लॉन्ग टर्म में तो वैल्यू एट फेयर वैल्यू और कॉस्ट जो भी कम है।
ये हमने पूरा अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में जो पढ़ा है वो ये है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं। इन केस ऑफ करंट एसेट द अनरियलाइज्ड लॉस इन वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बट द अनरियलाइज्ड गेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो लॉस होता है तो लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो नहीं लिखते हैं। इनकम डिविडेंड वगैरह सब P&L में जाएगा। अगर इनकम प्री पीरियड से रिलेटेड है और बाद में मिली है तो कैपिटल नेचर की होगी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देगी। सेलिंग प्राइस, राइट, सेल ऑफ राइट को P&L में डालेंगे, बट अगर हमने कम राइट बेसिस पे शेयर्स को खरीदा है तो वो कॉस्ट को कम करेगा। ये हम कर भी चुके क्वेश्चन के अंदर। इन केस ऑफ करंट असेट्स जो कंपैरिजन होगा या तो इंडिविजुअल करो या कैटेगरी वाइज करो, ओवरऑल बेसिस पे कभी मत करो, बट जो लॉन्ग टर्म है वो हमेशा इंडिविजुअल असेट का करना है। जो खर्चा होता है परचेज करते हुए, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। सेल करते हुए जो भी खर्चा है वो माइनस हो जाता है सेलिंग प्राइस में ना, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा परचेज करते हुए, सेल प्राइस में से लेस हो जाएगा सेल करते हुए जो भी एक्सपेंस है। और अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ शेयर्स डिवेंचर को तो उसे हम स्टॉक इन ट्रेड की तरह मानेंगे और उसकी वैल्यू सेल करते हुए फीफो और एवरेज कुछ भी लगा लेंगे। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करा है तो सेल करते हुए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज मेथड ही लगेगा। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेंगी हमारी, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी है, कैरिंग अमाउंट निकालते हुए P&L में हमने कितना अमाउंट डाला इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल का, और उससे रिलेटेड क्या टैक्स वगैरह, TDS कितना है, एडवांस टैक्स कितना है, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या कैरिंग अमाउंट के चेंजेस में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है जो P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म को बेचने पे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है और उसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज होने की वजह से कितना चेंज आ रहा है। सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ओनरशिप, अगर हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी ओनरशिप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है या सेल करने से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो हमें बतानी पड़ेगी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितनी कोटेड है और कितनी अनकोटेड है वो बतानी पड़ेंगी, और जितनी कोटेड है मतलब मार्केट वैल्यू पे लिस्टेड है उनका मार्केट वैल्यू का टोटल हमें बताना पड़ेगा। अदर डिस्क्लोजर एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द रिलेवेंट, जो भी हमारा गवर्नमेंट बॉडी है उसके रिलेवेंट कुछ है तो वो बताना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी करंट और किस तरीके से होगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये हमारा पूरा थ्योरी का था, बिल्कुल थ्योरी का जो हमारा ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी कंटेंट। इसके अलावा इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम करेंगे अलग से, है ना, उसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास